प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा फिजिक्स वाला कोटा से। स्वागत तो करो हमारा नए चैप्टर, छोटे से नन्हे मुन्ने से चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दो पार्ट में खत्म करेंगे। ये लेक्चर हल्का फुल्का रखेंगे और एक एक्स्ट्रा क्लास और आएगी जिसमें हम इसको फिनिश कर देंगे, है ना। एक्स्ट्रा क्लास अपन इसलिए ले रहे हैं ताकि अपना सिलेबस टाइमली क्या हो जाए, खटखट सटासट फिनिश हो जाए, सारी चीजों को कवर करते हुए। जी हाँ, पोटेंशियोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वो डिलीटेड है। सही बात है। साइक्लोट्रॉन क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वो डिलीटेड है। आप समझ पा रहे हो? तो जो सिलेबस से डिलीटेड है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, शायद मैं बताना भूल गया हूंगा क्या कि भैया जी पोटेंशियोमीटर सिलेबस से हट चुका है, साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हट चुका है। तो निश्चिंत रहिए, निष्फिक्र रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ चीजें कवर की जा रही है। आपको एकदम निश्चिंत रहना है, लेकिन अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि निश्चिंत होकर ऐसे बैठे यूं करके कि क्या हुआ कि अरे सिद्धार्थ गुरुजी ने बोला है निश्चिंत रहने को। अरे पगले, अकल के दुश्मन, निश्चिंत रहे कि भाई सब कुछ करवाया जा रहा है कि नहीं वो मैं देख लूंगा। तू अपनी पढ़ाई चकपक तैयार रख। बहुत ही कम समय बचा है अब नीट के एग्जाम में। फटाफट से चीजों को इन लेक्चर्स के साथ रिवाइज करते चलिए। ठीक है क्या? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। तो यार, ओ यार भाई, वो लाल बटन दिख रहा है? हाँ, दबा दिया? नहीं दबाना था। ठीक है, तो बेटा आप कृपया करके लाल बटन ना दबाएं और आज का लेक्चर अटेंटिव होके एकदम बढ़िया चिल करके देखिए। आज का लेक्चर क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में मैग्नेट, सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। मतलब आप बोलोगे यार गुरुजी हमको इस चैप्टर में कोई खास नए फॉर्मूले याद करने ही नहीं पड़े, क्योंकि मैं यानी तुम्हारा बड़ा भाई मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करवाऊंगा, जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन हो जाएगा हाल इस लेक्चर में। और मैग्नेटिज्म के नए फॉर्मूले भी पढ़ लेंगे बिना कुछ नया पढ़े, मतलब बिना कुछ नया याद किए हम सारी नई चीजें देख लेंगे। कैसे? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड खचाखच सटासट कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। तो सीधे बैठ जाओ क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं आज के लेक्चर की मैग्नेट के साथ। चलो भाई, ठीक है। अच्छा यार, प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लेते। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है ना, नीट 2023 में कोई भी सवाल इस चैप्टर से नहीं आया है। किस चैप्टर से? यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर से नहीं। अच्छा एक चीज और सुन लो, फिर बाद में खामखा परेशान हो गए। ये डायग्राम दिख रहा है अर्थ की मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म एक बहुत बढ़िया टॉपिक हुआ करता था जो कि अब नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, तो अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है। पहले तीन चीजें हुआ करती थी, मैग्नेट, मैग्नेट पे चर्चा, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब क्या हट गया बच्चों? अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है, बस मैग्नेट है और मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो आज मैग्नेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2023 में कोई सवाल नहीं है, 2022 में भी सवाल नहीं आया, 19 से लेकर के 21 तक एक सवाल, उससे पहले दो सवाल, कई साल तो ऐसे भी जिसमें कोई सवाल नहीं आया, है ना। मतलब आप मान के चलो कि कितने सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कि एक भी सवाल ना आए और हो सकता है एक सवाल आ जाए। तो हम आशा करते हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में, यानी कि या तो कोई सवाल नहीं आएगा, आएगा तो हद से हद एक सवाल आ जाएगा। इतनी ही बिसात, इतनी ही औकात है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर में तो बहुत कुछ ज्यादा हमको याद नहीं करना पड़ेगा। अगला जो इसका पार्ट आएगा, जो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, तो उसमें याद रखने वाली चीजें होंगी, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यार कुर्सी की पेटी बांध लीजिए देवियों सज्जनों, शुरुआत करते। आ जाए, आगे बढ़ो। देखो यार, मैग्नेट बहुत बेसिक सी चीज है, समझना। टू बॉडीज इवन आफ्टर बीइंग न्यूट्रल, मैग्नेट्स कैसी होती है? इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज थोड़ी होता है, न्यूट्रल है। शोइंग नो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन मे अट्रैक्ट और रिपेल स्ट्रांगली इफ दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। जी हाँ, तो अभी तक अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते थे, अब अपन मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पे चार्ज वगैरह की बात नहीं होगी। तो कह रहा है कि दो बॉडीज पे चार्ज नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर सकती हैं ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ अ स्पेशल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है साहब, है ना। दिस फोर्स, बिल्कुल चिल करके बैठे आराम से, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, दोस बॉडीज आर कॉल्ड मैग्नेट्स, है ना। तो जो बॉडीज मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी रखती है तो हम उनको मैग्नेट्स बोलते हैं, और ये जो फोर्स होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो यार मुख्य रूप से दो प्रकार की मैग्नेट्स है। एक होती है नेचुरल मैग्नेट्स, जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरी होती है मैन मेड, यानी मानव द्वारा निर्मित, यानी मैन मेड मैग्नेट, जो आदमी के द्वारा, मैन द्वारा बनाई गई है ना, अपने मकसद पूरे करने के लिए। तो नेचुरल मैग्नेट्स, अरे बहुत काम आती है भाई, मैग्नेट बहुत चीजों में यूज होती है। तो आदमी द्वारा अपने डे टू डे यूजेज में काम लेने के लिए जो मैग्नेट्स बनाएंगे, मैनमेड मैग्नेट्स और नेचुरल मैग्नेट्स। बिल्कुल चिल करते हुए आराम से आगे चलते। ठीक है, अब सुनना यार, मैग्नेट में बचपन से हम पढ़ते आ रहे पोल। यस सर, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं सर, हमें पता है सर। एक नॉर्थ पोल होता है सर, एक साउथ पोल होता है। बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और सर हमें तो ये भी पता है कि साला एक मैग्नेट को काट दोगे ना तो ऐसा नहीं है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मतलब
एक मैग्नेट मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको काट दिया तो ऐसा नहीं है इस हिस्से के पास नॉर्थ पोल, इस हिस्से के पास साउथ पोल, इस हिस्से के पास अपने अलग नॉर्थ साउथ आ जाएंगे, दूसरे हिस्से के पास अपने अलग नॉर्थ साउथ आ जाएंगे, क्योंकि मोनोपोल यानी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। कितने भी टुकड़े कर दो मैग्नेट के, कटिंग ऑफ मैग्नेट्स में देखेंगे, जितने कोई छोटे से छोटा टुकड़ा करोगे मैग्नेट का, तो वो जो नया टुकड़ा बनेगा छोटे से छोटा, वो एक नई मैग्नेट बन जाएगा, उसमें भी नॉर्थ साउथ आ जाएंगे, हमें पता है सर, ठीक है। तो पोल पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, सीधे बैठ जाओ, एकदम एकदम सीधे बैठो, चिल करो, लेकिन ये नहीं कि एकदम लेटते हुए पढ़ाई करो। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है गुरुजी? पोल स्ट्रेंथ है ना, दी एफिशिएंसी, बहुत ही आसान है, पोल की स्ट्रेंथ, नाम से समझ में आ रहा है, पोल की स्ट्रेंथ होती है पोल स्ट्रेंथ। दी एफिशिएंसी बाय विच अ पोल अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। ओके सर, इन अ मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ MFL, है ना, लिखा हुआ है दी एफिशिएंसी, मतलब कोई मैग्नेट का पोल कितने अच्छे से, कितना स्ट्रांगली या कितना वीकली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे पोल को, किसी दूसरे पोल को, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इन अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज मैग्नेटिक एज नंबर ऑफ MFL यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, याद करो हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके फना हो रही है, उस पर टर्मिनेट हो रही है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी। वैसे किसी पोल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके फना हो रही है, इससे हम देख पाते हैं कि वो पोल कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके साहब, ठीक है, ओके बॉस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो पोल स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। जी हाँ, मेहरबान कदरदान साहिबान, पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। अच्छा अच्छा, हमें सिखा रिया है कैसे इसको डिफाइन किया गया है, मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है? अरे यार याद होगा आपको, F बराबर QE, तो Q कितना हो जाता था? F बाय E। चार्ज क्या होता था? इलेक्ट्रिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। यस सर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे यहां पे मुझे पोल स्ट्रेंथ का यूनिट और डायमेंशन बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। फोर्स यानी न्यूटन। एक मिनट भाई, जी हां, फोर्स यानी न्यूटन और मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला। तो ये हो गया अपने पास, ऊपर हो गया न्यूटन और नीचे हो गया टेस्ला। ऊपर हो गया न्यूटन, नीचे हो गया टेस्ला। तो प्यारे बच्चों इसका SI यूनिट कितना हो गया गुरुजी? SI यूनिट हो गया न्यूटन पर टेस्ला। एक मिनट भाई, एक मिनट, न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला। इसकी एक और यूनिट होती है बच्चों, इसकी एक और यूनिट होती है, और एम्पियर मीटर। प्लीज याद रखेंगे लाडले बच्चों, एम्पियर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। 2 यूनिट्स होती हैं, है ना, मतलब एम्पियर मीटर भी जायज है और न्यूटन पर टेस्ला भी जायज है। प्लीज इसको याद रख ले। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर यानी करंट का डायमेंशन क्या होता है? A। मीटर यानी हो गया लेंथ, तो हो गया AL। क्या हो गया? AL। तो यहां पे मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दिया। एम्पियर का हो गया A करंट के लिए और लेंथ का हो गया L। तो ये दोनों इसके SI यूनिट सही है। इसको देख लीजिए, जहन में बसा लीजिए। हम चलते हैं आगे फटाफट से। चलो भाई आगे। गुरुजी सवाल क्या बदतमीजी, अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं। अरे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है इस सवाल को हल करने के लिए। 2010 का सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब तुम लोग सॉल्व करना, मैं पढ़ देता हूं। नू कह रहा 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। इस प्रकार से 2 मैग्नेट्स हैं जिनके सेंटर्स के बीच की दूरी d है। अ स्टेशनरी चार्ज Q, a stationary charge Q is placed at a P in between the gap of the 2 magnets at a distance capital D from the center OS zone। ये सेंटर है O, इससे D डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P, यहां पे आपने एक चार्ज रखा हो। अच्छा ठीक है, बोला जा रहा है the force on the charge Q is, the force on the charge Q is, बोला जा रहा है 0, डायरेक्टेड अलोंग OP, डायरेक्टेड अलोंग PO, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखें जरा, बतलाएं स्क्रीन पॉज करके। हुआ क्या आंसर है? गुरुजी आपने ही बोला है कि यार कभी भी 0 ऑप्शन हो तो थोड़ा सावधान, सतर्क, सुरक्षित हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि काफी चांसेस है कि ऐसे सवालों में आंसर 0 ही होगा और इसका आंसर भी 0 है। क्यों? क्योंकि यार देखो, दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। चार्ज यहां पे रखाओ, इधर रखाओ, इधर रखाओ, इधर रखाओ, कहीं भी रखाओ, उस पर नहीं फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैंने माना इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। अरे दद्दू, अरे दद्दू, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तब थोड़ा उसमें कोई फोर्स लगता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी से तब फोर्स लगता है उस पर। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में
F बराबर क्यू वी क्रॉस भी लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना यार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्यू वी क्रॉस भी, वेलोसिटी जीरो हो जाए, रेस्ट पे कोई चार्ज तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज यहां 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 रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कितनी भी मैग्नेट हो, आंसर आ गया जीरो, डन। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, इस पे सवाल तो नहीं पूछा पर पूछ सकता है। देखेंगे, मान लीजिए मैग्नेट है, अब बच्चों को क्या लगता है कि अगर ये बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम कॉर्नर में होते हैं, एकदम कॉर्नर में नहीं लेते, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर होता है नॉर्थ पोल, कॉर्नर से थोड़ा अंदर होता है साउथ पोल। तो जो मैग्नेट की ओरिजिनल लेंथ है कॉर्नर टू कॉर्नर, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। कॉर्नर से कॉर्नर की लंबाई को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। कॉर्नर से कॉर्नर की लेंथ को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, है ना। कॉर्नर से कॉर्नर की दूरी, पूरी जो लेंथ है मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो प्लीज इनमें रिश्ता क्या कहलाता है ये आप याद रखें। किनमें बेटा? इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिश्ता क्या कहलाता है? तो प्लीज याद रखें, इफेक्टिव लेंथ है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। कल को आपको ज्योमेट्रिक लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दी, 12 सेंटीमीटर, तो 12/6 हो गया 2, 2 5 जा हो गया 10। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ 10 हो जाएगी। ऑब्वियसली इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम है, ये रिश्ता देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चलो, मैग्नेटिक डाइपोल। देखो, डाई पोल, डाई यानी दो, पोल यानी पोल, तो पता ही यार, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं ना, उसी की बात कर रहा है, फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है यार, यहां पे जो डायग्राम बना है इसको भी एक बार देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? मैग्नेटिक डाइपोल, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी हाउ। कैसे भी आप दो पोल्स को, जैसे मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उनको अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जुदा नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। समझ में आ पा रही बात? ठीक है साहब, देखो यार, मतलब सर हम तो अलग हो गए, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, इफ अ मैग्नेट इज ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ पीसेस, तो हर एक नया पीस जैसे मैंने बतलाया था और आपको पता ही है बचपन से, देन ईच पीस विल बी अ डाइपोल। अरे डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? चार्ज प्लस क्यू, चार्ज माइनस क्यू। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हर जो मैग्नेट का नया टुकड़ा होगा वो एक नए डाइपोल यानी नए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अ सिंगल पोल मैग्नेट कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर। When two poles of different nature and equal strength are placed at a defined distance, then this arrangement is known as magnetic dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था? एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, नेचर में अपोजिट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों के पोल स्ट्रेंथ सेम, बस नेचर अलग अलग, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अ लूप ऑफ सिंगल टर्न कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में पढ़ा है मैंने आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब खत्म किया हमने जिस लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, एम वेक्टर बराबर एन आई ए, निया। यस सर, याद है सर। तो आपने बताया था कि एक करंट कैरिंग लूप भी चाहे किसी भी शेप का कैसे बिहेव कर सकता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है। वही बोला जा रहा है, looking from one side it behaves as north pole and looking from another side it behaves at south pole। जी हाँ मेहरबान कदरदान, आपने मान लो एक इस प्रकार से ले लिया, एक करंट कैरिंग लूप है बेटा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मतलब यहां से देखोगे ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, ये वाला हिस्सा साउथ पोल। अब वो कैसे देखना है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो नेक्स्ट चैप्टर में जो आने वाला है हम पढ़ेंगे कल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैं आपको बतलाने वाला हूं, मस्त रहे। ठीक है, चलिए तो खैर, अब ये वही डायग्राम, मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसके दो टुकड़े कर दिए, तो ऐसा नहीं साउथ पोल अलग हो गया नॉर्थ पोल अलग हो गया, जो दो टुकड़े आए वो नए अपनी मैग्नेट बन गई, नई इनकी दुनिया बन गई कि साउथ तो नॉर्थ, ये टुकड़ा आया इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ आ गया, फिर इसके भी दो टुकड़े कर दिए, इसके भी दो टुकड़े कर दिए, फिर से क्या हुआ? साउथ नॉर्थ। इसके दो टुकड़े किए, इधर साउथ था तो एक नॉर्थ आ गया, इसके दो टुकड़े किए ना, इधर नॉर्थ था तो एक साउथ आ गया। मतलब अल्टीमेटली जितने पीसेस करोगे उतनी नई मैग्नेट्स बनती जाएंगी। इसे देख लो, इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बॉस। ओहो, ये तो इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि इसमें मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तुम बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज हो गया और गुरुजी मैग्नेटिज्म भी इतना सारा पढ़ लिया और कोई चीज नई चीज याद भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, लिखा हुआ है सिमिलरिटीज, मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूं सो दैट बच्चे पे बर्डन भी ना पड़े, नए चैप्टर का और पुराना चैप्टर का फॉर्मूला भी उसका रिवाइज हो जाए। तो सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट हैंड साइड में मैग्नेटिज्म है। अभी आने वाली स्लाइड्स में तो यही चलेगा, इधर 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 इधर, ये सब मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा, है ना। ठीक है, और बीच में हम सवाल भी करेंगे, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, पीवाईक्यू क्लास में करवा दूंगा। सुनो, सीधे बैठ जाओ।
लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और राइट हैंड साइड में बच्चों मैग्नेटिज्म। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था प्लस क्यू चार्ज, यस सर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड। तो जैसे प्लस क्यू चार्ज था वैसे यहां पे प्लस एम पोल होगा। जैसे वहां पे चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, वैसे यहां पे पोल्स होते हैं प्लस स्मॉल एम और माइनस स्मॉल एम। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बदतमीजी है, एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है नहीं कर सकता, ये तो थ्योरी है ना, कागज में तो एग्जिस्ट कर सकता है, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। मेरे कहने का मतलब है वहां पे जैसे चार्ज लेते थे प्लस क्यू, यहां पे पोल ले लिया प्लस एम। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल एम, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती थी, वैसे प्लस एम पोल से एक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ एम है प्लस एम, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड। ये देख लीजिए। तो फिर तो गुरुजी नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके फना हो जाती थी। तो वैसे ही जैसे माइनस क्यू चार्ज हो गया, वैसे ही उसी तर्ज पे हमारे पास एक पोल आ गया जिसका पोल स्ट्रेंथ है एम और इसको हम बोलेंगे माइनस एम। तो जैसे चार्ज माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके फना हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है माइनस एम पोल पे, माइनस एम पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। यानी कि जैसे प्लस क्यू चार्ज वैसे प्लस एम पोल, जैसे माइनस क्यू चार्ज वैसे माइनस एम पोल। ठीक है साहब, डन, बढ़िया। ठीक है, चलते आगे। अब देखो नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने पर उस पर फोर्स लगता था। हाँ मेरी जान, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस पे कोई चार्ज रखते थे तो इस पे फोर्स लगता था कि नहीं लगता था? हाँ सर, जैसे प्लस क्यू रखते थे तो इस पे फोर्स लगता था गुरुजी। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एफ बराबर क्यू ई, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, एफ बराबर क्यू ई। था या नहीं था? बिल्कुल था साहब। तो पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे कहां फोर्स लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में कितना? वही सेम मैग्नीट्यूड का क्यू ई। वैसे ही जैसे एफ बराबर क्यू ई है तो फोर्स का तो फोर्स ही रहा, चार्ज की जगह आ गया पोल स्ट्रेंथ एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया मैग्नेटिक फील्ड। वाओ वाओ, एफ बराबर क्यू ई की जगह अब आ गया, क्यू की जगह आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया मैग्नेटिक फील्ड भी। तो वैसे ही अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में हमने पोल रख दिया प्लस एम या माइनस एम, तो इस पे फोर्स लगेगा कितना? एफ बराबर एम बी। तो जाहिर सी बात है कि प्लस एम पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और माइनस एम पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना? एम बी। कितना? एम बी। लो कर लो बात, देख लो इसको, हो गया कंपेयर, चीजें होती जा रही याद। नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया। ठीक है बॉस, चलते हैं आगे इसी बात पे। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कूलम्स लॉ? चार्ज Q1 चार्ज Q2, मान लीजिए उनके बीच की दूरी कितनी होगी? R। उनके बीच की दूरी कितनी होगी? R। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, जैसे दोनों पॉजिटिव हो गए तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हो गए तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना? ठीक है, वैसे यहां पे भी होगा। एक हो गया पोल, पोल स्ट्रेंथ M1, एक हो गया पोल, पोल स्ट्रेंथ M2। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेम नेचर के होंगे तो रिपेल, दोनों नेगेटिव होंगे सेम नेचर के होंगे तो रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन। क्या फोर्स था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह आ गया M1 M2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पे जो कांस्टेंट था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, या यूं कह लो के, तो यहां पे जो कांस्टेंट था वो कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको अपन के बोलते थे। यहां पे जो कांस्टेंट है बेटा वो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई। बस याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट हुआ करता था बच्चों के, जिसको अपन बोलते हैं, पूरी हकीकत है उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है ना साहब? तो ये कंपेयर हो गया, इनको देख लीजिए, सेम हिसाब किताब है। वैसे ही चलते हैं फिर आगे। अगला है फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। याद है आपको कोई पॉइंट चार्ज है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर क्या होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वैसे चार्ज की जगह आ गया मैग्नेटिक पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल, तो मान लीजिए हमारे पास कोई पोल है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी के एम बाय आर स्क्वायर। अब के कौन है? के ये वाला के नहीं है, ये वाला जो के है ना, इसकी असलियत है, इसकी हकीकत है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो के है ये कौन है गुरुजी? ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बार बार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कौन लिखे? यहां का के अलग, यहां का के अलग। ठीक है ना? तो हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, हो गया के एम बाय आर स्क्वायर। ओके, अगला पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। अब वैसे यहां पे हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पोल, है ना? तो यहां पे चार्ज है क्यू, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो गया? के क्यू बाय आर। यस सर, वैसे ही यहां पे चार्ज की जगह हो गया पोल, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो गया के, मतलब यहां का जो कांस्टेंट है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज की जगह आ गया एम,
यानी पोल स्ट्रेंथ आर तो आर ठहरा। ये देख लो सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी। लिख देना गुरुजी, एकदम क्लियर है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल था, अब मैग्नेटिक डाइपोल है। पहले प्लस क्यू माइनस क्यू था, अब प्लस एम माइनस एम था। डिस्टेंस डी था, डिस्टेंस डी था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यस सर। अब मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस एम से प्लस एम। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता था पी वेक्टर से, जी गुरुजी। मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करा जा रहा है एम वेक्टर से। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड था चार्ज इंटू डिस्टेंस, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। ये हो गया क्यू डी, ये हो गया एम इंटू डी, यस सर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल का? कूलम मीटर, यस सर। और ये कितना हो जाएगा? देखो डाइपोल, डाइपोल बोल रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कितनी थी? एम्पियर मीटर, यस सर। या तो न्यूटन पर टेस्ला थी या एम्पियर मीटर थी, तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर तो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। सारा जुगाड़ तुम्हारे भाई ने यहां पे किया हुआ है। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही, तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, 6th पॉइंट हो गया हु बहु। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सीन याद है, वाह क्या सीन है, तो आपको मैग्नेटिज्म वाला भी सीन याद रहेगा। ये याद रखना कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इंटू मीटर हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो इसको। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वेक्टर से। अगला 7 पॉइंट। ओ भाई गुरुजी का बवासीर बना दियो। मैं बोलूंगा बेटा ऐसे मत बोलो, ये तो मतलब आप देखो बड़ी सही साठ चीज बना दी मैंने। अगर आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको किसी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतलाया था, तो अब यहां पर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले। सारे फॉर्मूले सेम रहने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहां पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हालांकि कौन सा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल है? देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू, यस सर। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 2 kp बाय r क्यूब। डायरेक्शन क्या होता था? जो मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पोटेंशियल होता था kp बाय r स्क्वायर, बिल्कुल साहब। वैसे ही एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये था 2 kp बाय r क्यूब। 2 का 2 वही आ गया, p की जगह आ गया m, आर क्यूब की जगह आ गया आर क्यूब। यहाँ पे के था 1/4πε0 और यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा? μ0/4π। जैसे यहाँ पे था kp बाय r स्क्वायर, के की जगह आ गया μ0/4π, पी की जगह आ गया हम आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। सीधी बात, नो बकवास, है ना? तो तुम्हारे भाई ने सारा सौदा यहाँ पे लिखा हुआ है, सौदा खरा खरा, वो सौदा खरा खरा, सही बात है। अभी तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई माइनस kp बाय r क्यूब। डायरेक्शन क्या हो गया? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस kp बाय r क्यूब। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया माइनस, के उधर था, यहां हो गया μ0/4π, पी की जगह आ गया हम आर क्यूब की जगह आ गया आर क्यूब। सिमिलरली वही रिजल्ट अपन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो जनरल पॉइंट का था वही अपन मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पी की जगह हो जाएगा एम, के यहाँ पे कांस्टेंट है, वहां पे हो गया μ0/4π। यहाँ पे चार्ज होगा अगर तो उधर चला जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उधर चला जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये देख लो, ये सारी चीजें एकदम सिमिलर है। कुछ भी अभी तक बताओ, कुछ याद करने बोला नहीं सर, बस इसको बोला पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन याद रखना और कैसे डिफाइन किया, मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, न्यूटन पर टेस्ला, एम्पियर मीटर, बस ये बोला मैंने आपको, यूनिट वगैरह याद रखने को और कुछ भी याद रखने को नहीं बोला। आगे चलते हैं। ओ भाई गुरुजी सवाल, यस, ओ गुरु ठोको ताली ठोको, ये सवाल तुम लोग सॉल्व करोगे। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, अच्छा हमें सिखा रही है, हैज पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग इट्स एक्सिस एट डिस्टेंसेस ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर ऑन द अपोजिट साइड। ये एक बार मैग्नेट है मेरे लाडले बच्चों, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये एक बार मैग्नेट है। इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर ही एक तरफ 24 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है, पल्ली पार यानी उस तरफ बी पॉइंट है 48 सेंटीमीटर दूर सेंटर से। ठीक है, तो बोला जा रहा है, नो कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट दीज पॉइंट्स विल बी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स विल बी। चलिए सॉल्व करें इसको फटाफट से। वाह देखो यार, एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2k। अरे यार फिर वही बात, उसको लिख दो ना μ0/4π m/r³, यही होता है। अब एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी m हो गया,
तो ए के लिए भी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और बी के लिए भी वही है। तो नू कह रहा कि सब कुछ तो कांस्टेंट है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। तो क्या मैं कह दूं कि जो बी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हाँ साहब, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब यहां पे अपन खेलेंगे रेशियो। क्या खेलेंगे? रेशियो। तो यहां पे आपने बोल दिया कहां पे लेना है रेशियो, ए और बी पर ही तो लेना है। यस सर, ए और बी पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड एट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो यहां पे आ जाएगा आर बी और यहां पे आ जाएगा आर ए और ये हो गया क्यूब। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साहब, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बी ए तो आर ए, बी तो आर बी। ठीक है साहब। अब आर ए कितना है, यानी कि सेंटर से ए की डिस्टेंस कितनी है 24 और बी की डिस्टेंस है 48। तो बी की डिस्टेंस है 48 तो हो गया 48 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये हो गया क्यूब। सही बात है। तो 48/24 हो गया 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से ही 2 का क्यूब हो गया 8। देखो वो आ गया, बी ए बाय बी कितना आ गया? अरे बी ए बाय बी कितना आ गया? 8/1 यानी 8:1। ये तो क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आ गया वो 8 आ गया। कितना बोगस और फर्जी सवाल है। दुआ करना कि सवाल ऐसा आए पेपर में हमारे। ठीक है, डन हो गया। ये सर बिल्कुल साहब, टकाटक एकदम बढ़िया से डन हो गया। इसी बात पे आगे चलते है ना। अब यार एक मस्त सवाल है, इस तरीके का सवाल पेपर में पूछ सकता है। 2 मैग्नेट्स आपको दे दी, एकदम सिमिलर मैग्नेट्स है, बढ़िया सही साट एक जैसी मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए, एक वर्टिकल रखिए और बीच में आप एक पॉइंट है पी। अब नू कह रहा फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने बतलाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ये टफ नहीं है, लेकिन हमको ना अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया होता ना तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन झटपट निकाल ली होती, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल है। गो फॉर इट फटाफट से। क्या देखो यार, यहां पे सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सीधा बैठ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। अरे देखो ना यार, एक बात मैं आपको बतला दूं, कहां गया ये रहा। तो आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बदतमीजी है, प्लस एम को हम नॉर्थ मान लेते हैं, माइनस एम को साउथ मान लेते हैं। ठीक है, प्लस एम, जी हाँ मेहरबान कदरदान, अब आपके शहर में ठीक है तो प्लस एम को हम क्या मान लेते हैं बच्चों? नॉर्थ पोल मान लेते हैं। एजम्पशन बोल लो या रिवाज बोल लो, है ना, रिवाज बोल लो, कन्वेंशन बोलो, नॉर्थ और माइनस एम को बोल देते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो होती है माइनस एम से प्लस एम। माइनस एम से प्लस एम यानी माइनस एम हो गया साउथ, प्लस एम हो गया नॉर्थ। माइनस एम से प्लस एम यानी साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ। चलो वापस आते हैं। खैर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा हो गई यहाँ पे साउथ से नॉर्थ और ये हो गई साउथ से नॉर्थ। ठीक है साहब। अच्छा, तो ये हो गया एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा, ये हो गया एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसकी दिशा। ठीक है, अब पहले मैग्नेट 1 को देखो और मैग्नेट 2 को भूल जाओ। इसको बोल दिया आपने मैग्नेट नंबर 1, इसको बोल दिया आपने मैग्नेट नंबर 2, इसको बोल दिया आपने मैग्नेट नंबर 2। पहले मैग्नेट 1 को देखो और इसको भूल जाओ, दूसरी मैग्नेट को भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ, हे हो। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है इसके लिए मैग्नेट 1 है, इसके लिए पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है? एक्सियल की तरह। कैसे काम कर रहा है? एक्सियल। पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है? एक्सियल पॉइंट। मैग्नेट 2 को भूल जाओ, मैग्नेट 1 के लिए पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है? एक्सियल पॉइंट की तरह। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, वो किस दिशा में होती थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा में। वैसे ही एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा पे, मतलब इस दिशा में। यस सर, बिल्कुल सर, सही बात है सर, समझ में आ गया सर? यस सर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी। मैग्नेट 1 का हो गया, हटाओ इसे, दफा करो। मैग्नेट 1 का काम हो गया, हटाओ। मैग्नेट 2 के लिए पॉइंट भी कैसे काम कर रहा है? अब भूल जाओ मैग्नेट 1, जैसे तुम्हारी एक्स तुमको भूल गई वैसे तुम भी मैग्नेट 1 को भूल जाओ। मैग्नेट 2 के लिए पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है? इक्वेटोरियल की तरह। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या दिशा होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की विपरीत अपोजिट दिशा में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा है डाउनवर्ड्स, तो पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसको भूल जाओ। पी पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा डाउनवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई अपवर्ड्स। जी हाँ मेहरबान कदरदान साहिबान, पी पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा दोस्त? रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। तो ये अपना आंसर है। यस सर। अरे 2 वेक्टर्स है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। तो पिंक कलर से आंसर बना दिया, डन। लिख देना गुरुजी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आग लगा दी, आग, एकदम बेसिक, एकदम लप्पू। ठीक है, चलते आगे। अब देखो टॉर्क, क्या तुम्हें याद है? अरे गुरुजी टकाटक याद है, जब आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पी वेक्टर को
इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया था तो उसमें टॉर्क लगता था पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, यस सर लगता था। वैसे ही आपने, है ना, पी क्रॉस यानी पी साइन थीटा, वैसे ही आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू मोशाय, समझ में आए? यस सर, बिल्कुल सर समझ में आए, बढ़िया टकाटक, अगला पॉइंट हो जाए। अब याद करो, तुम्हारे भाई ने तुमको एक मस्त ब्रह्मास्त्र बतलाया था, उसपे सवाल भी बताया था जो पीवाईक्यू में पूछ सकता है, मतलब जो पीवाईक्यू में पूछा है और जो आने वाले पेपर में हमसे पूछ सकता है, क्या कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था और फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। वैसे ही आपने मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार रिवाइज करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते थे तो नेट फोर्स जीरो होता था हमेशा, और टॉर्क में और में नॉट भी जीरो होता था। वैसे ही अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, टॉर्क में और में नॉट भी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो डाइपोल पर नेट फोर्स भी नॉन जीरो, टॉर्क भी नॉन जीरो, मतलब हमेशा फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड कैसी नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया तो एफ नेट भी जीरो और टाउ नेट भी जीरो। ये सब मैं आपको बतला चुका हूं, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है, इसको देख लो। चलते हैं फिर आगे। तो एआईपीएमटी 1999 में पूछा गया सवाल था, a bar magnet of magnetic moment m is placed in magnetic field of induction b, the torque exerted on it। अरे भैया, अरे मोरी भैया, क्या आंसर आएगा बतलाओ? हैं, अरे एम क्रॉस भी आ जाएगा ना, मतलब बेशरम ने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। देखो भाई, हैं, ये इस तरह नीट के सवाल का। लो आगे सवाल करते हैं। अरे सवाल करेंगे पहले ये देख लेते हैं नवा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको याद है कि जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है? माइनस पी डॉट ई। हाँ या ना, कितनी आ जाती है? माइनस पी डॉट ई। वैसे ही आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, देखो पी की जगह आ गया एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यार ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पे थीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया? किस किस के बीच का एंगल हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही माइनस एम डॉट बी क्या हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। देख लीजिए इसको, ठीक है, बढ़िया। अब फिर वो आएगा गुरुजी कि ये सवाल है मेंस 2011 का, मेंस 2011 का, ठीक है। अब याद करो, स्टेबल अनस्टेबल वगैरह मैं आपको बता चुका हूं ना? अरे हाँ सर बिल्कुल बता चुके हो कि जब थीटा, तीन चीजें होती ना, अरे यार यहां लिख देता हूं, थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 180। बताया तो था यार बेटा, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उससे पहले वहां भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बता चुका हूं। थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी माइनस एम बी कॉस 0 हो गया 1, तो हो गया यू मिनिमम, है ना? यू मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया मतलब कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री पर तो यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 180 डिग्री पर यू कितने बच्चों के जहन में भी बसा होना चाहिए, है ना? कुछ याद रहे ना रहे, ये चीज तो याद होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको बतला चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, और अब यहां पे भी हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्योंकि पेपर में क्या करता है, बुड्ढा बहुत चालू है, बुड्ढा चालू है बहुत, बुड्ढा ना आपको एंगल ना देते हुए स्टेबल बोल देता है। अरे लल्लू लाल, अरे घिस्सू, स्टेबल मतलब थीटा 0, अनस्टेबल मतलब थीटा 180, ठीक है। अब ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो आराम से, मैं पढ़ रहा हूं सवाल, है ना, आपके लिए, बाकी सॉल्व आप करोगे। लिखा हुआ है, नु कह रहा अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला, ठीक है, इस प्लेस, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, बोला जा रहा है द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी। लो भाई अब करना जरा सॉल्व कर दो इसका हिसाब किताब, हो गया? देखो भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? थीटा कितना हो गया, ये याद रखना अपने को। स्टेबल मतलब थीटा 0 हो गया, यस सर। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? स्टेबल का मतलब थीटा 0 और एनर्जी कितनी हो गई? मिनिमम हो गई। अच्छा यार गुरुजी को ऐसा ट्रिक बता दो ना, हम भूल जाते हैं कि मिनिमम में स्टेबल होगा कि मिनिमम में अनस्टेबल होगा। बता रहा हूं, पहले सवाल सॉल्व कर दूं फिर बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, है ना? हमेशा याद रहेगा, आपको तो याद रहेगा ही रहेगा, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ये ट्रिक जरूर से बता के जाओगे, देखना आप, है ना? ठीक है, तो यू मिनिमम कितना हो गया बच्चों? गुरुजी हो गया माइनस एम बी। अरे यही तो हुआ,
क्या होता है, माइनस एमबी कॉस थीटा होता है। स्टेबल का मतलब एनर्जी होगी मिनिमम, मिनिमम कितनी होगी, माइनस एमबी। ठीक है साहब, स्टेबल बोल रहा है ना, स्टेबल बोल रहा है, ठीक है। कितना हो गया, वैल्यू पुट कर दो, माइनस एम का वैल्यू कितना है बच्चों, एम का वैल्यू है 0.4 और बी का वैल्यू कितना है बच्चों 0.16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, देखो 16 4 जा होता है 64, लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस भी है, तो 64 को 3 डेसिमल प्लेस से एडजस्ट किया तो हो गया -0.064। ऑब्वियसली एनर्जी है तो आएगा जूल। अरे जूल आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, तो माइनस में आंसर आएगा, देखो प्लस में भी दे रखा ऑप्शन, इसलिए बच्चे परेशान रहते हैं। तो यार स्टेबल मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम मतलब माइनस एमबी, अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम एनर्जी। देखो मिनिमम माइनस एमबी से छोटी नहीं हो सकती, मैक्सिमम प्लस एमबी से बड़ी नहीं हो सकती। अरे ठीक है, ये बताओ कि मिनिमम में स्टेबल कैसे याद रखें, मैक्सिमम में अनस्टेबल। अरे यार अगर आपके घर में कभी कोई पपी रहा हो, पपी जो, अरे डॉग होता है ना, पपी अगर रहा हो, या किसी आपने कहीं अपने दोस्त के यहाँ रिलेटिव के यहाँ छोटा सा पपी देखा हो, तो पपी क्या करता है, वो पपी भाई बहुत ज्यादा क्या होता है, एकदम एक्टिव होता है, और जब उसमें फुल ऑफ एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो एक जगह थोड़ी टिकता है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, होता है ना, बड़ा प्यार आता है उस पर, खेलते भी अपन उसके साथ, है ना, उसके पीछे भी दौड़ते, मजा आता है, उसकी एनर्जी ज्यादा, तो वो स्टेबल है अनस्टेबल है, गुरुजी वो अनस्टेबल है, भग रहा है ना, कभी इधर कभी घर के इस कोने में, कभी घर के उस कोने में, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो अनस्टेबल है, एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है। लेकिन भाई काफी देर मस्ती करके, घूम घाम के, खेल खाल के, खा पी के मस्त भाई एकदम एक जगह सो जाता है, जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है पपी की, अरे पिल्ले की एनर्जी डाउन हो जाती है, एकदम एकदम एनर्जी हो गई डाउन, एनर्जी डाउन हो गया यानी एनर्जी हो गई मिनिमम, तो एक जगह सो गया, एक जगह सो गया मतलब एक जगह मतलब स्टेबल हो गया, ये सर, तो मिनिमम एनर्जी में स्टेबल। तो ऐसा याद रखना कि एक पिल्ला है एक पपी है, मैक्सिमम एनर्जी है मतलब अनस्टेबल है, और मिनिमम एनर्जी है सो गया एक जगह यानी स्टेबल है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, टकाटक लिख देना गुरुजी, आग लगा दी आग लगा दी आग, एकदम हो गया क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बॉस, ये हो गया अपना सवाल 2011 का। अब रोटेट करने में गुरुजी ऐसे कितने पॉइंट्स होने प्यारे बच्चों, बस ये लास्ट पॉइंट है ये वाला कंपैरिजन वाला, ठीक है। तो याद है आपको, क्या तुम्हें याद है जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही तो जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। अरे गुरुजी पूछो तो क्या याद है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। हाँ गुरुजी आ तो रहा है कुछ ऐसा हिसाब किताब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 इज PE cos θ1 माइनस cos θ2। हाँ सर याद आ गया। अरे ऐसा कौन सा मैंने 1947 में पढ़ाया था तुमको। लो लो भाई गर्मा गर्म कॉफी हाजिर हो। वाह यार गुरुजी आपके मजे हैं यार, हैं अकेले 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 कहां भाई, मैं और मेरी तन्हाई। ठीक है खैर, तो कहीं बातों बातों में कॉफी ठंडी ना हो जाए। हाँ तो याद है ना आपको पीई कॉस, अरे मैं कह रहा था कौन सा 1947 में सिखाया था, अभी कुछ दिन पहले ही तो लेक्चर हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें बतलाया था पगले पीई कॉस θ1 माइनस cos θ2 कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल पहले θ1 था फिर θ2 कर दिया बस। अब वैसे ही वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल है ना, कितना हो गया पीई की जगह क्या आ गया एम बी, वही एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल पी cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। और आपने ना गुरुजी की पॉइंट भी बताया था उत्तरी, और उत्तरी ए भाई आपने की पॉइंट बताया था सर कि जब θ1 मेंशन ना हो, हाँ सर θ1 जब मेंशन ना हो तो उसको 0 डिग्री ले लेते हैं, हमें याद है। इसको देख लो और टकाटक एक सवाल कर लो, इसको देख लो पहले, और मैं एंजॉय करता हूं मस्त एकदम कॉफी। ठीक है, और कितना समय हो रहा है, 10 बजने वाला है रात का, ये देखो डन हो गया। यस सर, चलो अब तुम लोग करोगे सवाल सॉल्व AIPMT प्रीलिम्स, पहले मैंने बताया था प्री और मेंस हुआ करता था, 2009 का सवाल मैं हट रहा हूं साइड में, आपको ही सॉल्व करना है, यू गाइस गो फॉर इट फटाफट से। हो गया यस सर। तो बोला जा रहा है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक्सिस्टेंट स्पेस, द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, है ना, टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या हो गया, θ1 कितना हो गया 0 डिग्री जी साहब, और θ2 कितना हो गया दोस्त 60 डिग्री 60 डिग्री। यस सर, तो वर्क डन कितना आ गया दोस्त MB इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। शाबाशे शाबाशे, वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू बी का वैल्यू हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू cos 0 माइनस cos ऑफ 60। सही है क्या? यस बॉस बिल्कुल सही है। कितना आ गया 10 की पावर 4 से 10 की पावर माइनस 4 शहीद हो गया, 2 छक्के यानी आई मीन टू से 2 6 जा
हो गया 12, cos 0 हो गया 1 माइनस cos 60 हो गया हाफ, 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, सॉल्व किया आ गया छो। देखो वो आ गया, वर्क डन किस में आएगा, जूल में आएगा, छो जूल, ये आ गया आंसर, छो जूल। सही है, ठीक है साहब, बाबू ने थाना थाया, ठीक है साहब, खा लिया साहब, खा लिया। चलो आगे चलते हैं। अब बोला जा रहा है आपको एक सवाल है, द वर्क डन, ये पीवाईक्यू नहीं है, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, है ना, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लो कर लो बात। अब आपको ना मैग्नेटिक मोमेंट दिया है m, मैग्नेटिक फील्ड दिया है b, और आपको ये θ1 θ2 की जगह बोल दिया कि यार पहले जो सूरत हाल थी, यानी जो कंडीशन थी वो थी पहले अनस्टेबल, अनस्टेबल से आप चलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं, आंसर बतलाएं। इट इज अ नॉन पीवाईक्यू। हाँ भाई, डन हो गया, यस सर। तो फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब θ1 अनस्टेबल कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है 180 डिग्रीज पे, टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है θ0 पे, ये मैं आपको बतला चुका हूं बिल्कुल, और ट्रिक भी याद करवा दिया है ना। अनस्टेबल कब होता है θ 180 पे, और स्टेबल कब होता है θ बराबर 0 पे। इसका मतलब नू कह रहा कि अरे कहां गया, कि पहले अनस्टेबल था, यानी पहले θ1 180 था, खुद बोल रहा है। मैंने बोला था θ1 0 कब लेना, जब इनिशियली कुछ बोल नहीं रखा हो, लेकिन इसने तो इनिशियली बोल रखा है कि पहले अनस्टेबल में, तो अनस्टेबल है इनिशियली यानी θ1 180, फाइनली स्टेबल यानी θ2 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, एम बी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ओके साहब, तो हो गया एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ 0। शाबाशे, एम इंटू बी, कॉस 180 कितना होता है -1, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, -1 हो गया -2, ये हो गया -2 MB। देखो वो आ गया -2 MB, अपने पास आंसर आ गया। सो हियर इज द सॉल्यूशन गाइस। सही है, टकाटक एकदम डन, ये तो डन डन। चलो आगे देख लो इसको। चलो भाई, अब एक बढ़िया सवाल है 2012 का, बढ़िया मतलब टफ नहीं है, तुम लोग आराम से कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इस तरीके का सवाल मतलब रिपीटेडली पूछता है, कई दफे पूछ चुका है, इसलिए इसको निपटा ही देते हैं। अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मतलब θ1 0 रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, मतलब 0 से 60 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, √3 जूल। बोला जा रहा था टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, कौन सी पोजीशन, 60 डिग्री वाली पोजीशन में मेंटेन करने के लिए टॉर्क कितना चाहिए। पहले मैंने आपको बोला जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, गिवन है, उससे कुछ इक्वेशन बनाओ, फिर जो पूछा है वो निकालो। मैं हट रहा हूं साइड में, स्क्रीन पॉज करें, यू गाइस गो फॉर इट। हो गया, देखो यार, तो यहां पे आपको सबसे पहले वर्क डन गिवन है। वर्क डन कितना गिवन है बच्चों, √3 जूल, और वर्क डन क्या होता है m इंटू बी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। शाबाश। अब इनिशियली तो आपको पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब θ1 कितना हो गया बच्चों 0 डिग्री, और आप यहां से कहां चले गए 60 डिग्री पर, खुद ही बोल रहा है ना, है ना, टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो √3 बराबर एम बी। अरे गुरुजी पूछा तो टॉर्क है, रुक तो जा, तनिक रुकिए राय बहादुर बाहज बहादुर जी, तनिक रुकिए। एम बी इंटू कॉस θ1 हो गया 0 डिग्री माइनस θ2 हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपने पास √3 बराबर एम बी, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस 60 होता है हाफ। यस सर। तो देखो यार 1 माइनस हाफ कितना हो गया, 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, हाफ का 2 इधर चला गया, तो हो गया 2√3 बराबर एम बी। 2√3 क्या हो गया बच्चों ए एम बी, हाफ का 2 इधर आ गया ना। अब गुरुजी एमबी निकाल के क्या उखाड़ लिया, अरे उखाड़ नहीं लिया, उखाड़ लेंगे अभी, तुम देखो। पहले बताओ यहां तक टकाटक क्लियर है, आग लगा दिया, आग लगा दिया, क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां तक। यस सर। अब सुनो, अब बोला जा रहा है टॉर्क नीडेड टू मेंटेन, नो कह रहा द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। कौन सा पोजीशन, 60 डिग्री वाला पोजीशन। टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ। टॉर्क क्या होता है गुरुजी, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। तो एम बी कौन सी पोजीशन में होल्ड करने के लिए, पहले 0 डिग्री पे था, 0 से 60 पे ले आया, अब 60 पे होल्ड करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। यस सर, 60 डिग्री पे होल्ड करना है। एम बी का वैल्यू कितना आया 2√3, एम बी का वैल्यू 2√3 पुट किया, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। शाबाश, 2 से 2 शहीद हो गया, √3 हो गया 3 जूल्स। अरे जूल थोड़ी आएगा, टॉर्क क्या आएगा, न्यूटन मीटर आएगा ना भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो वो आ गया, यहां पे ना ऑप्शंस में जूल यूनिट गलत दे रखा है ना, ठीक कर देते हैं, अभी ठीक करके देता हूं। यूनिट जो है वो क्या आएगा न्यूटन मीटर आएगा, जूल नहीं आएगा। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, तो अपना आंसर कितना आ गया सेकंड ऑप्शन 3 न्यूटन मीटर
देख लीजिए इसको सॉल्यूशन को, टकाटक आगे चलते हैं। बहुत ही मस्त एकदम हल्का फुल्का लेक्चर होने वाला है, चिल करें एकदम, एकदम चिल करें, ठीक है। ओके साहब, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट, अरे हो जा भाई। हाँ चलो भाई चलते आगे, लेट्स गो। देख लो इसका सॉल्यूशन, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। चलो यार आगे चलते है ना। अब यहां पे क्या लिखा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे मालिक पढ़ा तो दिया, कितनी बार पढ़ाओगे? अरे हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा दिया, सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो, है ना। एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं किससे प्यारे बच्चों, कैपिटल एम से। बिल्कुल गुरुजी, और कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ, यानी माइनस एम से प्लस एम। और कैसे इसको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी, अरे करंट कैरिंग कॉइल के लिए वो था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निया, NIA, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। किसी मैग्नेट के लिए, प्रॉपरली मैग्नेट की बात हो रही है भाई, मैंने तब बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं मैग्नेट के बारे में पढ़ाऊंगा, चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी अब आज की क्लास में। यस सर। तो किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद उसकी लेंथ। लेंथ, अब कौन सी लेंथ लेनी है आपको ना, यहां पे ज्योमेट्रिक लेंथ, जो भी लेंथ देगा, यहां पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि ज्योमेट्रिक लेंथ लूं कि इफेक्टिव लेंथ लूं, जो भी आपको लेंथ दे देगा, बोल देगा कि भाई ये किसकी लंबाई है, ये किसकी लंबाई है, मैग्नेट की लंबाई है, जो भी लंबाई होगी वही लंबाई आप यहां पे ले लेना। ज्योमेट्रिक और इफेक्टिव की तो पेपर में नीट में कभी बात ही नहीं करता, वो तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बतला दिया था। तो मैग्नेट की लंबाई हो गई L, है ना, इंटू अरे इंटू क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ। वैसे कायदे से ये होना क्या चाहिए, ये होना इफेक्टिव लेंथ ही चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस एम से समझ गए, यस सर, माइनस एम से प्लस एम के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं। लेकिन आपको तो मैग्नेट की लेंथ देगा, आप तो वो एल ले लेना, टेंशन वाली बात नहीं है ना। डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यूनिट क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ। एम क्या है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, यस सर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, या तो होती है फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यानी न्यूटन पर टेस्ला। एक और यूनिट बतलाई थी मैंने, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर इंटू लेंथ का मीटर आ गया, एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस सर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यार गुरुजी क्या आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बतला सकते हो? बिल्कुल साहब बतला सकते हैं, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। तो यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एम्पियर का हो गया ए, ये हो गया मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर, तो हो गया AL स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो एकदम टकाटक। उसके बाद एक मस्त चीज बतलाता हूं, ठीक है, देख लिया। ये सर, अब आपको एक चीज याद रखनी है, पोल स्ट्रेंथ जो होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोल स्ट्रेंथ जो होती है ना, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, जी हाँ, वो मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जैसे इसको खच्चे से काट दूं तो ये जो एरिया आएगा ए इस प्रकार से। अच्छा गुरुजी ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्या होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। गुरुजी लिटिल, अरे नहीं भाई, देखते चलो, याद करते चलो, मजे के साथ साथ पढ़ाई करते चलो। पढ़ाई को बोझ मत समझो दोस्त, बोझ समझ के तो कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर सकते जीवन में। ठीक है, देख लीजिए इसको फटाफट से, इसको ज़हन में बसा लीजिए, है ना। अब मजेदार चीज कराता हूं, वेक्टर्स तुम्हारे भाई ने ही सिखाया। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता हो, और है ना उनका रिजल्टेंट अंडर रूट A² + B² + 2AB cos थीटा। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। 60 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। सब पता है, यस सर। अब देखो मजे की बात, बिल्कुल बेसिक हलुआ ललुआ लुच्चे टुच्चे सवाल आएंगे इस कंसेप्ट के बाद। ये की पॉइंट है, इसके बाद जो मैं आपको सवाल कराने वाला हूं वो बहुत हलुआ ललुआ है। देखो एक चीज याद रखना, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, टकाटक बार मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है गुरुजी? टकाटक बार मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है? टकाटक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट जिसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m है। अब आपने क्या किया, इस बार मैग्नेट को लिया और a इसको ऐसे बेंड कर दिया। ये बार मैग्नेट को लिया और a इसको ऐसे बेंड कर दिया, आपने मोड़ दिया। ठीक है, इसको आपने ऐसे मोड़ दिया सच दैट ये बार मैग्नेट थी वो अब एक आर्क में तब्दील हो गई, आर्क में कन्वर्ट हो गई, जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। बार मैग्नेट से आपने इसका
ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये हाल कर दिया आपने इसका, है ना, आर्क में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, m था। तो अब जब आपने इसको आर्क में मोड़ दिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना दोस्त चेंज हो गया। और जो फॉर्मूला है आधी से ज्यादा जनता याद नहीं रखती, इसको आपको याद रखना है क्या, कि अब जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना दोस्त, वो है m डैश, और m डैश कितना हो गया, वो हो गया 2m साइन थीटा बाय 2। ये थीटा बाय 2 कई बच्चे भावुक होके ये 2 से 2 शहीद कर देते हैं, नहीं दोस्त, ये थीटा बाय 2 इसके साइन के पेट में, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा। अब ये थीटा तो आप रेडियन में डालो, डिग्री में डालो, साइन वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला थीटा किस में पुट होगा, रेडियन में, जी हाँ, है ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, m डैश हो गया 2m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा, 2m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा। नीचे वाला थीटा रेडियन में। कैसे अप्लाई करना है सवाल आप लोग करोगे नेक्स्ट स्लाइड पे, सवाल इसको देख लो फटाफट से, टकाटक फटाफट, ठीक है। चलो भाई, अब ये सवाल है, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज बेंट इन, ओ भैया, अरे भैया AIPMT 2013 है, ओहो 2013 का सवाल है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क एज शोन इन द फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, पहले अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m था तो उसको बार मैग्नेट को 60 डिग्री के आर्क में कन्वर्ट करने के बाद जो m डैश आएगा वो कितना आएगा, बताइए फटाफट से, सॉल्व करिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। देखो भाई m डैश क्या हो गया, 2m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा, कितना हो गया 2m साइन, कितना एंगल है 60 डिग्री, इसको तो मैं डिग्री में ही पुट कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं, बाद में काम, बाद में मतलब नीचे तो रेडियन में ही पुट करना ना, यस सर। तो 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, ठीक है साहब। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 होगी, 60 बाय 2 कितना हो गया, साइन 30, ओके डन। नीचे जो थीटा उसको पक्के से रेडियन में पुट करें, कितना हो गया, पाई बाय 3। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता कि पब्लिक को पता है हाफ होता है, तो साइन 30 का हाफ इस 2 से शहीद हो जाएगा, साइन 30 होता है हाफ, इस 2 से शहीद हो जाएगा। ये जो नीचे पाई बाय 3 है ऊपर जाएगा, पाई बाय 3 हो गया 3 बाय पाई, और ये हो गया m, तो हो गया 3m बाय पाई, 3m बाय पाई। कुछ समझ में आए बाबू मशाए, अरे बाबू मशाए, कुछ समझ में आए, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। देख लो भाई, डन हो गया, चलो आगे, ठीक है। हाँ, ये मैं कह रहा था, अब जो करने वाले ना ऐसे मक्खन की तरह समझ में आएगा, इतना इजी इतना इजी, तुम बोलोगे गुरुजी इसमें है ही क्या है। ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ईच केस। दो केस यहां हैं, दो केस यहां छुपे बैठे हैं, दो केस यहां छुपे बैठे हैं, फिर एक केस यहां, एक सवाल, फिर एक सवाल यहां है, समझ में आ पा रही बात, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा इजी है, देखो यार, है ना। तो आपको पता है यार कि दो एक जैसी मैग्नेट है, दो एक हु बहु एक जैसी मैग्नेट है, तो उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम होंगे। तो बोला नेट मैग्नेटिक डाइपोल में कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन करना है, साउथ से नॉर्थ, ऊपर वाली मैग्नेट का, नीचे वाली मैग्नेट का भी साउथ से नॉर्थ, कितना हो गया ऊपर m, अरे एक मिनट, ऊपर वाली मैग्नेट का m, नीचे वाली मैग्नेट का m, सही है, यस सर। तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में खटाखट ऐड हो जाएंगे, तो m नेट क्या आएगा, m और m2m, अच्छा है, अच्छा है। आगे कितना आएगा आंसर भैया, ही भैया आंसर आएगा 2m, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गए। अब देखो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ एक मैग्नेट का, साउथ से नॉर्थ दूसरी मैग्नेट का, m m, अरे भैया ये तो कैंसिल हो गए भैया, अच्छा है, अच्छा है, ये तो कैंसिल हो गए, है ना। आऊ ढक्की टिकी आऊ, m नेट कितना हो गया, आऊ 0, कितना हो गया, 0 हो गया, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं कारवा को, सफर को। लो भाई, एक मैग्नेट का हो गया साउथ से नॉर्थ m, एक का हो गया साउथ से नॉर्थ m, m और m कितने एंगल्स पे हैं बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो हाँ मेरी जान, रिजल्टेंट कहाँ आता है, एकदम बीच में से चीर के निकलता है, कितना आता है रिजल्टेंट, √2m हो जाएगा। यही अपना आंसर है, m और m 90 डिग्री के एंगल पे, रिजल्टेंट आ गया √2m। यही नहीं, अभी और सुनिए, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल साहब, अरे साउथ से नॉर्थ इस मैग्नेट का हो गया m, इस मैग्नेट का हो गया, अरे गुरुजी साउथ, अरे यार ऐसे मान लो इसका साउथ इधर, साउथ नॉर्थ, इसका साउथ नॉर्थ, ऐसे देख लो, एक ही ऐसे, अरे यार लो खुश रहो, ठीक है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, तो यार दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के m और m, एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के m
और एम, एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट बीच में से जाएगा और कितना आएगा गुरुजी? √3 टाइम्स m आएगा। यही अपना आंसर है। सही है? यस सर, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। चलो भाई आगे चलो, ठीक है। ओ भाई ये क्या है? ये क्या है? देखें एक बार जरा, ये देखें, इसको देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, है ना? सही बात है? अरे सही बात है, यस सर। तो ये हो गया m, ये हो गया m और ये हो गया m। अब आप देखो ये तीन वेक्टर्स है, ये वेक्टर m ऊपर, ये वेक्टर m नीचे, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल कैंसल कैंसल, एक m ऊपर एक m नीचे, तो ये वेक्टर तो कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या? सिर्फ ये बचा, यही m नेट है। तो m नेट कितना है अपने पास? m आया। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर्स ऊपर और नीचे एक इक्वल मैग्नीट्यूड के कैंसिल आउट हो गए, तो m नेट क्या हो गया? इधर की तरफ हो गया अपने पास m हो गया। सही है? ये वाला जरा f वाला तुम लोग सॉल्व करना फटाफट से, खटाखट से। क्या आएगा आंसर? देखो जरा, बताओ बताओ। ये हुआ 60 डिग्री इनके बीच का एंगल। अब बोलोगे कि यार आपने करवा तो दिया बेटा, इस सवाल में और इस सवाल में उतना ही फर्क है जितना करीना और कटरीना में। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से देखो, यहां पे साउथ से नॉर्थ इधर हुआ, यहां पे साउथ से नॉर्थ इधर हुआ, ये हो गया m, ये हो गया m। अब प्लीज ये मत बोलना कि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अगर तुमने ऐसा बोला तो मेरे दिल में दर्द होगा, मेरा दिल दुखेगा, मेरे बेचैन दिल को करार नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वेक्टर सिखाया है और मैंने उसमें बतलाया है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखो ना यार, यहां पे इस प्रकार से ऐसे देख लेता हूं, ये हो गया, ये इस प्रकार से ऐसी तो आ रहा है कुछ, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे। यस सर, तो m और m, ये एंगल 60 है बेटा, इनके बीच का एंगल 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुजी टेल से टेल या हेड से हेड नहीं जुड़ा हुआ, टेल से टेल नहीं जुड़ी हुई। तो हाँ गुरुजी, अपन इसको क्या करेंगे? इसको नीचे की ओर खींच लाएंगे, ऐसे इसको नीचे खींच लाएंगे। एक मिनट, है ना? तो इसको पकड़ा अपन ने, इसको पकड़ा और कहां खींच लाया बच्चों? नीचे खींच लाया। इसको कहां खींच लाया? नीचे। अब ठीक है, अब बेचैन दिल को करार आएगा, हो गया m, ये हो गया m। क्योंकि पहले टेल से टेल नहीं जुड़ रहा था, तो थीटा इनके बीच का 60 नहीं, कितना है? 180 - 60, 120। करवाया तो है वेक्टर्स में यार, ऐसा कौन सा 1947 में पढ़ाया था वेक्टर्स? सही बात है। तो इनके बीच का एंगल है 120। और क्या तुम्हें याद है? हाँ गुरुजी हमें याद है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जब रिजल्टेंट, सॉरी, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जब उनके बीच का एंगल 120 होता है, तो जो रिजल्टेंट होता है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब ये m है, ये m है, तो रिजल्ट इनके बीच का एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी m आएगा। और कहां आएगा? इनके बीचों बीच से निकलेगा, यहां से कहिए सर, और रिजल्टेंट कितना आएगा? m ही आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के यदि 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं। एक मिनट, एसी चला ले, बंद कर दिया था। अरे चल जा भाई, चला जा। हाँ भाई, डन है ना? तो दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आएगा। ये आ गया अपने पास आंसर। डन हो गया टकाटक एकदम। जी गुरुजी देख लो इसको, चलते हैं फिर आगे। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, देख लो, शाबाश। ABCDEF, डन। यस सर। यार ये वाला सवाल करना जरा, ये वाला बोला जा रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये जो हमने किया, ये PYQ नहीं था पीछे, ये भी PYQ नहीं है। तुम तो मुझे बता दो यार फटाफट से, तुम लोग ही बताओगे सॉल्व करके। नोटा मतलब गुरुजी, नोटा गुरुजी मोटा सुना है, मोटा सुना है। व्हाट इज नोटा? नोटा मींस नन ऑफ द अबव, नोटा मींस नन ऑफ द अबव। ठीक है, इंग्लिश देख रहे हो भाई की ऐसी थोड़ी है। चलो बतलाओ आंसर क्या आएगा? गुरुजी इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और तुम्हारे भाई ने बताया था, जब किसी पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, जैसे यहां से इधर गए, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, जब भी वेक्टर्स क्लोज लूप बना ले, एक पॉइंट से चल के वापस उस पॉइंट पे आ जाए, तो रिजल्टेंट कितना होता है? 0। वेक्टर्स में पढ़ाया था मेरी जान। गुरुजी ऐसे बूझे, कितने भी वेक्टर्स बना लीजिए, है ना, कितने भी वेक्टर बना लीजिए, आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे, वहां से चले और वापस उसी पॉइंट पे आते जा रहे, सारे एरोज को फॉलो करके वापस उधर ही आ जा रहे, तो इन सब का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। चाहे 3 फोर्स हो, चाहे 4 फोर्स हो, चाहे 4 करोड़ फोर्स हो, कितना हो गया? 0। ठीक है, अगला सवाल ये वाला। ये बताओ यार जरा, ये भी कोई PYQ नहीं, ये बताओ फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। जरा बतलाएंगे क्या आंसर आएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, अच्छा, हर एक का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो कितना है? अरे हाँ गुरुजी पता है। चलो बताओ सॉल्व करके कितना आंसर आएगा फटाफट से, खटाखट से, सटासट से। चलिए बताइए फटाफट। देखो यार, वही डायरेक्शन बना लेते हैं, साउथ से नॉर्थ, है ना, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ओके बॉस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और वो वैसा भी हिसाब किताब नहीं हो रहा कि एरो के डायरेक्शन में चल रहे,
तो अपन वापस वहीं पहुंच, ये इधर, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में, तो 0 तो नहीं होगा। तो देखो ये m और ये m एक ही डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 2m। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, m और m एक ही डायरेक्शन में, कितना हो गया 2m। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास, ये m और ये m एक ही डायरेक्शन में, m और m एक ही डायरेक्शन में, ये फिर से हो गया 2m, m और m एक ही डायरेक्शन में हो गया 2m। ठीक है बॉस, है ना, ये हो गया 2m, m और m एक ही डायरेक्शन में 2m, m और m एक ही डायरेक्शन में 2m, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, अरे √2 टाइम्स, अरे दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स आता है, तो रिजल्टेंट आता है √2 टाइम्स, तो √2 ऑफ 2m, तो कितना आ गया 2√2m, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है, तो आ गया नन ऑफ दी अबव। नोटा यानी लिख देता हूं, परेशान होंगे, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तुमने कहा ठीक, अरे तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, डन। ठीक है बॉस, चलो आगे चलते। अब ये सवाल AIPMT 2014 का मेरे प्यारे बच्चे आराम से कर लेंगे। होमवर्क में क्या बोला जा रहा है, बस यहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग केसेस है, उसमें बोला जा रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आराम से कर लेना, सबके रिजल्टेंट निकाल लेना और बता देना कि हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसमें, आराम से हो जाएगा। PYQ 2014 का। ओहो, अब क्या किया हमने, अब हमने वो किया मैग्नेट के साथ जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमने मैग्नेट को काट दिया, हमने मैग्नेट को काट दिया। यस सर, ठीक है, तो बेटा ये हो गया कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। तो ये देखो मैग्नेट को काट दिया। अब सुनो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब सुनना मेरी बात, मैग्नेट को काटने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट यानी कि हमारे पास ये मैग्नेट है, ये इसकी लेंथ है L, हम इसकी, जैसे ये है मैग्नेट, हम इस मैग्नेट को क्या करेंगे, खच 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 काट देंगे लेंथ के परपेंडिकुलर। मतलब समझ गए कैसे पीस करेंगे, एक तो हम अलोंग द लेंथ काट सकते हैं, ऐसे स्लाइसेस काट सकते हैं, ऐसे स्लाइसेस काट सकते हैं, तो हो जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और एक तरीका ऐसे खच 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 काटने का इसको, और एक तरीका है अलोंग द लेंथ यानी स्लाइसेस काटने का। तो पहले हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मैग्नेट, ऐसे खच 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 करके n इक्वल पीसेस कर दिए। अब n इक्वल पीसेस में कम से कम 2 पीस होंगे, अरे काटेंगे इसको तो कम से कम 2 टुकड़े तो होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस प्रकार से, है ना। तो पहले हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। ऐसा करने से क्या होने वाला है, बहुत ही आसान है। ऐसा करने से क्या होगा, लेंथ कितनी टाइम्स हो जाएगी, L/N हो जाएगी। यस सर, लेंथ हो जाएगी L/N। तो मान लीजिए कोई टुकड़ा हमने ले लिया, मान लीजिए कोई टुकड़ा हमने ले लिया, ठीक है साहब, हमने टुकड़ा ले लिया। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इसकी लेंथ होगी L/N। इसकी लेंथ कितनी होगी मेरे लाडलो, इसकी लेंथ होगी L/N। ठीक है, क्या ऐसे करने से हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया, नहीं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A, तो आप ऐसे काटोगे तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है। तो यार गुरुजी आपने बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने बतलाया है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ए पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब जब आप लेंथ के परपेंडिकुलर खच 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 ऐसे काटोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा। यस सर, तो ऐसा करने से यहां पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में कोई भी नुकसान हमारा नहीं हुआ है। मान लीजिए पहले था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ +m -m, तो अभी भी वही रहने वाला है। तो ये नया मैग्नेट बन गया, ये नया मैग्नेट बन गया, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के जितने मर्जी चाहे उतने टुकड़े कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो तो एक नए मैग्नेट की तरह काम करेगा। पहले पूरा एज ए कंप्लीट मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ यानी +m -m, तो यहां पे हो गया +m, यहां पे हो गया -m। पोल स्ट्रेंथ पहले कितना था, m था, पोल स्ट्रेंथ m था, मैग्नीट्यूड अभी भी m है। क्यों m है, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन पहले अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हुआ करता था तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब चेंज होगा, बिल्कुल साहब चेंज होगा। पोल स्ट्रेंथ पहले भी m था, स्मॉल m अभी भी m है, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ। लेंथ कितना हो गया L/N, क्योंकि n छोटे छोटे पीसेस कर दिए। यस सर, तो पहले अगर डाइपोल मोमेंट कैपिटल M हुआ करता था, अब डाइपोल मोमेंट हो गया m', वो कितना हो जाएगा, नया पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया स्मॉल m, और नई लेंथ कितनी होगी, नई लेंथ हो गई L/N। यस सर, तो यार तो पता है यार पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हुआ करता था, पहले का पोल स्ट्रेंथ इंटू पहले की लेंथ m × L, तो m × L क्या हो गया m। यस सर, तो m/n, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसे खच 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 करके
इसके परपेंडिकुलर टू द लेंथ टुकड़े कर दोगे तो लेंथ हो गई 1/n टाइम्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ, इसलिए पोल स्ट्रेंथ पहले भी स्मॉल m था, बाद में भी स्मॉल m है। सही है, ठीक है। ये एक नया टुकड़ा मिल गया हमको, है ना। पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, लेंथ हो गई L/n। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले कैपिटल M था, तो अब हो चुका कैपिटल M/n। तो 100 बात की एक बात, आप चाहो तो पेपर में डिराइव कर लो, 2 सेकंड लगेंगे, नहीं तो याद रख लो कि परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करने से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन लेंथ हो गई L/n। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेंथ हो गई 1/n टाइम्स, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हो गया 1/n टाइम्स। दैट्स इट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बादशाह। छोटे भाई बहनों इधर देखो फटाफट से, डन हो गया। यस सर, ठीक है साहब। अब देखो यहां पे चलते हैं, अब लिखा अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब आप इसकी स्लाइस काटोगे, यानी कि अलोंग द लेंथ कट करोगे। ये जो हमारे पास मैग्नेट है, इसकी लेंथ है L, और मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे कुछ ऐसा होगा ना मैग्नेट, हाँ यार गुरुजी कुछ ऐसा बढ़िया सा डायग्राम बना दो 3D वाला, ये लो भाई बना डाला, इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये बना दिया, ठीक है साहब, है ना। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा, हाँ सर रहा तो होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा पहले A, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहा होगा M। पोल स्ट्रेंथ कितना रहा होगा, ये हो गया +m, ये हो गया -m, यानी स्मॉल m। अब आपने क्या किया, इसके कैसे टुकड़े कर दिए बेटा। सबसे पहले तो आपने वो देखा है ना, सबसे पहले तो आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने इस मैग्नेट को काट डाला, आपने इस मैग्नेट को काट डाला, ठीक है। खैर, अब आपने इसको कैसे कट किया, अलोंग द लेंथ, यानी स्लाइस कट कर दिया आपने इसकी। क्या, एक मिनट भाई, हाँ स्लाइस कट कर दिया आपने इसकी, ठीक है। तो जो नया टुकड़ा आएगा ऑब्वियसली वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। ये एक नया टुकड़ा इस तरीके से आ गया, एक स्लाइस आ गई अपने पास, बढ़िया है ना, ठीक है। अरे खा मत जाना भाई स्लाइस को, ठीक है। ये पनीर की स्लाइस थोड़ी है, इधर देखो ये भाई एक स्लाइस आ गई, ठीक है। अब लेंथ पहले भी L थी, अभी भी L है, लेंथ में कोई भी बदलाव, कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। लेंथ पहले भी L थी, अभी भी L है, क्योंकि आपने इसको अलोंग द लेंथ काटा है, तो लेंथ चेंज नहीं हुई। लेकिन 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 क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, हाँ यार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया ना। जैसे पहले मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए था, अब आपने इसको अलोंग द लेंथ ऐसे स्लाइसेस काटती, खट 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 करती, n इक्वल टुकड़े कर दिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले कितना था बच्चों, गुरुजी पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए था, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A/n। कितने टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, अरे लिखा हुआ तो है n इक्वल पीसेस, तो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो अब हो गया A/n। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो उतनी ही रही, लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं है, लेंथ पहले भी L थी अभी भी L है। क्रॉस सेक्शन, अब ये पतले हो गए ना यार, मतलब इतना मोटा था, इसके n इक्वल पीसेस कर दिए स्लाइसेस, तो पतला हो गया। पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, अब हो गया A/n। तो गुरुजी आपने बतलाया था कि पोल स्ट्रेंथ साला क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A से A/n हो गया। तो क्या हम वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, यस। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पोल स्ट्रेंथ भी घट जाएगा, +m/n और -m/n। तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज हो गया, पहले था m स्मॉल m, अब हो गया स्मॉल m/n, ठीक है। तो यार गुरुजी यहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो था कैपिटल M, और अब कितना है, मान लो अब m डैश है, इसको ठीक कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं m, और इसके लिए लिख देता हूं, इसके लिए कितना लिख देता हूं m डैश। तो m डैश क्या हो जाएगा गुरुजी, नया पोल स्ट्रेंथ कितना हो, नया पोल स्ट्रेंथ हो गया स्मॉल m/n। नई लेंथ कितनी है, लेंथ तो उतनी है जितनी पहले थी। तो यार गुरुजी ये तो कुछ वैसा ही नहीं हो गया, क्योंकि कैपिटल M क्या होता था, स्मॉल m इंटू L, तो स्मॉल m इंटू L हो गया कैपिटल M, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट क्या m/n। हाँ यार, इसका मतलब चाहे टुकड़े खचखच ऐसे करो परपेंडिकुलर टू द लेंथ, या खचखच ऐसे करो स्लाइस करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो 1/n टाइम्स पहले भी होता था, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो 1/n टाइम्स अभी भी हो रहा है, m/n टाइम्स अभी भी हो रहा है। हाँ, पहले परपेंडिकुलर टू द लेंथ करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होता था, तो पोल स्ट्रेंथ उतनी रहती थी, लेकिन इस बार तो पोल स्ट्रेंथ भी 1/n टाइम्स हो गई है ना। तो आप ये पूरा ही मतलब ये पूरा हिसाब किताब बढ़िया से एकदम जहन में बसा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पेपर में खुद से स्पेसिफाई करेगा कि अलोंग द लेंथ काट रहे हो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ काट रहे हो। परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटने से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होता, लेंथ कम हो जाती है। खच 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 ऐसे काटने से क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहता है, लेकिन लेंथ छोटी होती जाती है। स्लाइसेस काटने से क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/n टाइम्स हो जाता है, लेंथ चेंज नहीं होती। आशा करता हूं सब कुछ आपके जहन में बैठ गया होगा। ठीक है बॉस, समझ में आ गई बात? ये सर देख लो, इसको टकाटक लिख देना गुरुजी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया साहब।
ठीक है, आप इसको एक पनीर का बड़ा सा पीस कंसिडर कर सकते हो। पनीर, आपने बोला मम्मी पनीर की सब्जी खानी है, मम्मी ने पूछा बेटा पनीर के पीस कैसे खाएगा, ऐसे छोटे छोटे खाएगा पनीर के पीस, या पनीर के पीस बेटा लंबे लंबे खाएगा? तो आपने बोला मम्मी लेंथ को, मतलब आप जो पीसेस कट करो ना तो लेंथ के परपेंडिकुलर कट करो, ऐसे छोटे छोटे पीस खाने हैं। या अगर आपको मन कर रहा है पनीर की सब्जी खाने का, है ना, शाही पनीर खानी है, पनीर दो प्याजा खानी है, अय है गुरुजी, है ना, तो आप बोलोगे मम्मी काम करो पनीर के लंबे लंबे पीसेस, यानी कि लेंथ के अलोंग कट करना मम्मी, लेंथ के अलोंग स्लाइसेस कट करना। फील आ गई गुरुजी? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है बॉस, देख लो इधर, ठीक है, डन हो गया। अब यार ये वाला सवाल फटाफट से 1997 में भूली बिसरी यादें, भूली बिसरी यादें, 1997 का सवाल बिना कलम चला मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे सॉल्व कर देंगे। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, बैठ गया कि नहीं बैठ गया जहन में? ये सर, कैपिटल एम इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओ गुरु ठोको ताली, इक्वल लेंथ मतलब स्लाइस में कट किया है, अलोंग द लेंथ कट किया है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, बतलाएं फटाफट से। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट। क्या आंसर आएगा गुरुजी? इसका आंसर आएगा 0.5 m। क्यों? क्योंकि चाहे आप खच 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 ऐसे काटो या खच 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 स्लाइस काटो, दोनों ही केसेस में क्या होता था, एक चीज तो परमानेंट है कि दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो 1/n टाइम्स हो जाता है। तो कितने पीसेस कर दिए? 2 पीसेस कर दिए। कितने पीसेस कर दिए? 2 पीसेस कर दिए। कितने पीसेस कर दिए? 2 पीसेस कर दिए। तो कितना हो जाएगा? m डैश बराबर गुरुजी, m डैश बराबर m/2 यानी 0.5 m। देखो वो आ गया 1997 का सवाल टकाटक। ठीक है, डन हो गया। यस सर। तो यार बेटा आज का लेक्चर एकदम ये वाला हल्का फुल्का, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर में अपन इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। रेडी रहिएगा अब एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए। ठीक है, ये वाला लेक्चर मैंने हल्का फुल्का रखा एकदम आप लोगों के लिए, और कितना मतलब कुछ ज्यादा लोड वाली बात इस लेक्चर में थी नहीं। डीपीपी आप सॉल्व करना, डीपीपी आप सॉल्व करना, जो आपको जब एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाएगा ना उसके बाद डीपीपी सॉल्व करना। तो सॉल्व डीपीपी आप आफ्टर एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि बचा हुआ जो पोर्शन है एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और मैग्नेटिक मटेरियल्स है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज जो एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद आप डीपीपी निपटा लेना। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूं विदा और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।